सासू माँ अपनी बड़ी बहू से उखड़ी उखड़ी रहती थी, क्योंकि उनके बड़े बेटे करण ने लव मैरिज की थी और कविता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं टीना को सासू माँ ने अपने छोटे बेटे अनुज के लिए खुद पसंद किया था और अपने घर खुशी खुशी अपनी बहू बनाकर लाई थी। माँ जी चलिए, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। क्या बनाया है तूने? आलू गोभी की सब्जी, रोटी और दाल। अरे आज फिर वही सब। मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे हाथ की रोटी सब्जी खाकर। मुझे तो मेरी छोटी बहू के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। कहाँ है मेरी छोटी बहू? उसने आज खाना क्यों नहीं बनाया? माँ जी वो शॉपिंग के लिए गई है। अच्छा, जरूर मेरे लिए कुछ लेने गई होगी। चल ठीक है, फिर आज तेरे हाथ का खाना ही खा लेती हूँ। बैठकर खाना खाते हैं और फिर शाम को टीना घर वापस आती है। अरे टीना बहू आ गई। और क्या क्या शॉपिंग की आज? माँ जी आज तो मैं बहुत थक गई हूँ शॉपिंग करके। अच्छा चल दिखा दो क्या क्या खरीदा है। ये देखो मेरी नई ड्रेस, मेरी सैंडल और मेरा कुछ मेकअप का सामान है। बस यही खरीदा है और इसे ही खरीदने में आज पूरा दिन लग गया। ये सब तो बहुत बढ़िया है, पर बहू मेरे लिए कुछ नहीं लाई। आपके लिए? मैं आपके लिए क्यों खरीदती? आपने मुझे कौन सा पैसे दिए थे कुछ लाने के लिए? अरे मैं तो यूं ही पूछ रही थी। टीना का जवाब सुनकर सास हंसते हुए बात टाल देती है। तो बहू शाम को आज खाने में क्या बना रही हो? मैं क्यों खाना बनाऊंगी आज? मैं पहले से ही कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। पूरा दिन शॉपिंग में रहा है मेरा तो। आज खाना आपकी बड़ी बहू बना लेगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। माँ जी कमरे से जाते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद कर देना ताकि कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे। सास मुंह लटकाए टीना के कमरे से बाहर आ जाती है। अगले दिन टीना के कमरे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। हे भगवान, कहाँ गया मेरा नेकलेस? इतना कीमती था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टीना की आवाज सुनकर कविता और सासू माँ फौरन टीना के कमरे में जाते हैं। अरे क्या हुआ टीना, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखिए ना माँ जी, मेरा कीमती नेकलेस नहीं मिल रहा है। जरूर किसी ने उसे चोरी कर लिया है। चोरी कर लिया है? घर में कौन ही चोरी करेगा? ध्यान से देखो, मिल जाएगा। यहीं कहीं होगा तुम्हारा नेकलेस। मैंने हर जगह देख लिया है माँ जी। हो ना हो ये जरूर आपकी बड़ी बहू ने चोरी किया होगा। ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा नेकलेस चोरी करूंगी? कीमती गहनों को देखकर अच्छे अच्छे लोग लालच में आ जाते हैं। मेरा नेकलेस तुमने ही चोरी किया है। अब जल्दी से जल्दी मुझे उस नेकलेस को वापस कर दो। लेकिन मैंने तुम्हारा कोई नेकलेस नहीं चुराया है, तो मैं कैसे वापस कर दूं उसे? माँ जी ये झूठ बोल रही है। आप मेरा नेकलेस इससे दिलवा दीजिए। देख कविता, इसे इसका नेकलेस वापस कर दे। पर माँ जी, मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया। मेरे पास इनका नेकलेस नहीं है। मुझे कविता के साथ अब और नहीं रहना माँ जी, मुझे अलग होना है। आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। क्या बहू, छोटी सी बात पर बंटवारा करवा रही हो? ये छोटी सी बात नहीं है। आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आज से घर के आधे हिस्से में तुम रहोगी और आधे में कविता रहेगी, बस। ठीक है। मगर माँ जी, फिर आप किसके साथ रहेंगी? मैं अपनी छोटी बहू टीना के साथ रहूंगी। ऐसा सुनकर टीना बीच में ही बोल पड़ती है। माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू के साथ क्यों नहीं रह रही? वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। वो तो अपने बेटे के कहने पर मैंने उसकी शादी कविता से करवा दी थी। मेरी पसंदीदा बहू तो तुम हो टीना। टीना सास से अपना पीछा छुड़वाते हुए कहती है। तो क्या हुआ माँ जी, ऐसा कीजिए, 1 महीने आप अपनी बड़ी बहू के साथ ही रह लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ रह लेना। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो 1 महीना बड़ी बहू के साथ ही गुजार लेती हूँ। टीना मन ही मन कहती है। चलो 1 महीने के लिए तो पीछा छूटा, आगे की आगे सोचेंगे। अब टीना और कविता एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग रह रहे थे और कविता अपनी सास का ख्याल रख रही थी। कविता सुबह उठकर घर की सफाई करती है और समय के साथ खाना बनाती है और वो अपनी सास की सभी जरूरतों का भी ख्याल रख रही थी। उधर उनका बड़ा बेटा करण भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था
वो ऑफिस से आते वक्त हमेशा अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता था। ये लो माँ, आज मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। और आपने अब तक खाना खाया या नहीं? अभी कहाँ, अभी बहू ने खाना नहीं बनाया, न जाने कहाँ बिजी रहती है। करण कविता को बुलाता है। तुमने खाना नहीं बनाया अभी तक? माँ जी को भूख लग रही होगी। खाना तो तैयार है, आप सब आ जाइए, टेबल पर लगा देती हूँ खाना। ठीक है, चलिए माँ जी, साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद सब साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन लाइए माँ जी, आपके कपड़े मैं धो देती हूँ। ठीक है, ये ले। और माँ जी, आज खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? बहू, आज पालक पनीर खाने का मन हो रहा है तो पालक पनीर बना ले। ठीक है, जैसा आप कहें। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती है। कविता डॉक्टर को बुलाती है और अपनी सास की दिन रात सेवा करती है। उधर करण भी अपनी माँ की देखभाल करता है और अपनी माँ की तबीयत को लेकर परेशान रहता है। धीरे धीरे सासू माँ की तबीयत ठीक होने लगती है, मगर डॉक्टर ने 10 दिन और दवाई लेने को कहा होता है। इसी बीच 1 महीना पूरा हो जाता है और अब सासू माँ टीना के पास रहने के लिए जाती हैं। सासू माँ बहुत ज्यादा खुश नजर आती हैं, क्योंकि अब वो अपनी लाडली बहू के पास जा रही होती हैं। टीना बहू, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा माँ जी, ठीक है, आराम से रहिए यहाँ। अगले दिन सासू माँ देखती है कि दोपहर होने को आई है, मगर अभी तक उनकी बहू टीना उठी ही नहीं है, इसलिए वो नाश्ता भी खुद ही बनाने लगती हैं। अरे माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हैं? बहू, तुम सो रही थी तो सोचा मैं ही काम कर लूं। अच्छा चलो, ये तो ठीक किया माँ जी आपने। अब कल को तुम समय से उठ जाना और काम संभालना। ठीक है माँ जी। तो आज रात के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, आपने आज इतना काम कर लिया है तो रात का खाना भी आप ही बना दीजिए। बहू, ये तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अरे कुछ नहीं होता माँ जी, जितना काम आप करोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। सासू माँ झिझकते हुए टीना को हाँ कर देती हैं। टीना इसी तरह अब रोज रोज अपनी सास से ही काम करवाने लगती है। कुछ दिनों में सासू माँ की हालत ज्यादा काम करने से और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो दोबारा बीमार पड़ जाती हैं। बहू, जरा डॉक्टर को बुला देना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टीना मन ही मन कहती है, डॉक्टर को यहाँ बुलाएंगे तो डॉक्टर ज्यादा फीस लेगा। ऐसा करती हूँ, माँ जी को ही डॉक्टर के पास भेज देती हूँ। माँ जी, ऐसा करिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देती हूँ, आप खुद ही डॉक्टर के पास चले जाइए, ये आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। सासू माँ टीना की चाल को समझ जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं हैं और डॉक्टर के पास चली जाती हैं। वापस आकर सासू माँ टीना को दवाई का पर्चा देती हैं और टीना से कहती हैं कि अनुज से ये दवाइयाँ मंगवा देना। शाम को अनुज घर वापस आता है और बिना अपनी माँ का हालचाल लिए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। सासू माँ कमरे में अकेले निराश लेटी रहती हैं और अपनी बड़ी बहू के साथ बिताए दिन याद करने लगती हैं। अगले दिन, टीना, मेरी दवाई तुमने अनुज से मंगवा दी हो तो मुझे दे दो। माँ जी, आपके रोज रोज के खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप खुद ही कहीं से दवाई मंगवा लेना। क्या मतलब? मैं इस उम्र में क्या नौकरी करने जाऊंगी पैसे कमाने के लिए? हाँ तो क्या हुआ, अभी तो आप अच्छी खासी हैं, थोड़ा हाथ पैर चला लेंगी तो क्या बुरा हो जाएगा, घर में तो पैसे ही आ जाएंगे। ये बात सुनकर सासू माँ दंग रह जाती हैं। तभी दूसरी तरफ खड़ी कविता कहती है, माँ जी, आप हमारे घर आ जाइए, हम आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। सासू माँ कविता के पास जाती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, मुझे अपनी बहू को पहचानने में गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं माँ जी, माफी नहीं मांगिए, आप बड़ी हैं। इस तरह सासू माँ की आंखें खुल जाती हैं
और वो अपनी बड़ी बहू के साथ हंसी खुशी प्यार से रहने लगती हैं। मोंटू के माता पिता रोज की तरह खेतों में काम करने के लिए चल दिए। मोंटू की माँ ने सुबह ही मोंटू के लिए खाना बनाकर रख दिया था और जाते जाते मोंटू से कह गई कि खाना खा लेना। मोंटू अपने गांव में सबसे ज्यादा आलसी इंसान था। मोंटू एक अच्छा खासा जवान लड़का है जो मेहनत करके नाम और पैसा दोनों कमा सकता है, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी उसकी नजरों में जरा शर्म नहीं है। उसके माता पिता ही घर चलाने के लिए दिन रात काम करते हैं। मोंटू के इस व्यवहार से न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि गांव वाले भी परेशान रहते थे और उसके माता पिता को अलग लोगों से सुनना पड़ता था कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है। मोंटू के माता पिता उससे काम करने के लिए कहते थे, लेकिन मोंटू किसी की नहीं सुनता था। काम की बातें तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। किस बात के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, इसलिए मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। खुद जाकर कमाओ, तुम तो अब कमाने लायक हो। हाँ मोंटू, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारे सारे दोस्त भी अपनी अपनी नौकरी पर जा रहे हैं। तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो या कोई काम शुरू कर लो। क्या हर बार वही बातें करते रहते हो आप? जब मुझे मेरे मतलब का काम मिल जाएगा तो ही मैं नौकरी करूंगा। तुम्हारे मतलब का काम? वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ आराम करना जानते हो, और आराम करने के पैसे तुम्हें कौन देगा भला? ऐसा कहकर मोंटू के पिता काम पर चले जाते हैं और मोंटू की माँ खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। जिसके बाद मोंटू पूरे दिन यही सोचता रहता है कि वह पैसे कहाँ से लेकर आए। आखिर बिना काम किए उसे कौन पैसे दे सकता है। इतने में खिड़की के बाहर से आवाज आती है, सुनिए सुनिए सुनिए, सारे गांव वालों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे गांव में एक कला प्रतियोगिता होने जा रही है। जिसकी कला सबसे बेहतर होगी उसे इनाम के तौर पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जल्द से जल्द प्रतियोगिता में भाग ले और इनाम अपने नाम करे। मोंटू ने इस घोषणा को सुना और इनाम में मिलने वाले 5,000 रुपयों के बारे में सोचने लगा। मोंटू मन ही मन खुद से कहता है, इस प्रतियोगिता में विजेता को 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत गया तो आराम से इन पैसे में 2-3 महीने कट जाएंगे। मगर मैं कला में बनाऊंगा क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले चलकर इस प्रतियोगिता की जानकारी लेते हैं कि ये प्रतियोगिता कब और कहाँ होने वाली है। मोंटू जाता है और प्रतियोगिता के बारे में पता लगाता है। मोंटू को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिससे वह इस प्रतियोगिता के बारे में पूछता है। अरे भाई साहब, ये कला प्रतियोगिता के बारे में आपने भी सुना है क्या, जो अपने गांव में होने वाली है? हाँ, सुना तो है। कलाकारों के लिए ये अच्छा मौका है और विजेता के लिए इनाम भी अच्छा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रतियोगिता कब और कहाँ है? ये प्रतियोगिता कल को सुबह 10 बजे गांव के मैदान में होगी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। इसके बाद मोंटू अपने घर चला जाता है और अगले दिन प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन मोंटू सुबह उठकर गांव के मैदान में प्रतियोगिता के लिए पहुंच जाता है। वहां गांव के बहुत से लोग भी शामिल हुए थे। कला प्रतियोगिता शुरू होती है और सभी लोग अपनी अपनी कलाकारी करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मोंटू कुछ भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका मन किसी काम में नहीं लगता। पैसों के लिए मोंटू प्रतियोगिता में भाग लेने तो आ गया, लेकिन यहाँ भी उससे कुछ नहीं हुआ। और जब कला प्रतियोगिता खत्म हो गई तो अपना खाली कागज ऐसे ही वहाँ जमा कर दिया। जब प्रतियोगिता आयोजित करने वाले को मोंटू का खाली कागज मिला जिस पर कुछ भी नहीं था, तो वो सबसे पूछने लगा कि ये कागज किसका है। मोंटू सामने आया और कहने लगा, ये मेरा है। ये आपने खाली क्यों छोड़ दिया? इस पर कोई कला क्यों नहीं की? मैंने ये पेंटिंग बहुत मेहनत से बनाई है। केवल एक सच्चा कलाकार ही इस कला को समझ सकता है। ऐसा क्या है इसमें? जरा हमें भी बताइए। मैंने इसमें एक घास खाती हुई भैंस बनाई है। इसमें तो मुझे कोई घास नजर नहीं आ रही। क्योंकि वो तो भैंस ने खा ली। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें तो कोई भैंस भी नजर नहीं आ रही। जब घास नहीं बची तो भैंस क्या करेगी? इसलिए भैंस घास खाकर चली गई। मोंटू की ये बात सुनकर सारे गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।
और मोंटू को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद मोंटू घर आ जाता है। माँ खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे आ गया बेटा, तेरी प्रतियोगिता का क्या हुआ? कोई इनाम मिला तुझे? नहीं माँ, उन्हें मेरी कला समझ नहीं आई। अच्छा, ऐसा क्या बनाया तूने? अब छोड़ो इन बातों को और खाना लगा दो बस जल्दी से। अच्छा ठीक है, लाती हूँ खाना। मोंटू को खाना देने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, सुन बेटा, घर की छत पर कुछ लकड़ियाँ रखी है, उन्हें जरा बांध कर रख देना, नहीं तो इधर उधर गिर जाएंगी। अच्छा ठीक है माँ। ये काम याद से कर देना। मैं जरा खेत पर जा रही हूँ, तेरे पिता वहाँ अकेले ही काम कर रहे होंगे। ठीक है। ऐसा कहकर मोंटू की माँ वहाँ से चली जाती है और मोंटू खाना खाकर सोने चला जाता है। अगले दिन मोंटू की माँ मोंटू से पूछती है, मोंटू, तुझे जो मैं कल काम बताकर गई थी वो तूने किया या नहीं? कल मैंने तुझसे लकड़ियाँ बांधने के लिए कहा था, तूने अभी तक नहीं बांधी? नहीं, लेकिन आज बांध दूंगा। याद से बांध देना। ऐसा कहकर मोंटू की माँ फिर वहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है। मोंटू मन ही मन खुद से कहता है, क्या यार, अब कौन ही बांधे इन लकड़ियों को, ऐसे ही रहने दो। कौन सा कुछ जा रहा है, वैसे भी अब ये मेरे सोने का वक्त है। इसके बाद मोंटू काम नहीं करता और सोने चला जाता है। शाम को मौसम खराब होने लगता है, इसलिए मोंटू के माता पिता जल्द ही खेत से घर आ जाते हैं। उसके माता पिता आपस में कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, न जाने हमारा बेटा कब काम करना सीखेगा। हमारी भी उम्र हो चली है, ज्यादा मेहनत अब इस उम्र में नहीं की जाती। ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, खूब तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगते हैं। इतने में मोंटू की माँ को याद आता है कि घर के बाहर आंगन में कुछ सामान रखा हुआ है जिसे घर के अंदर रखना होगा। जैसे ही मोंटू की माँ वो सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, वैसे ही तेज हवा से छत पर रखी एक भारी लकड़ी मोंटू की माँ के ऊपर गिर जाती है। मोंटू की माँ उसी वक्त बेहोश हो जाती है और उसे गहरी चोट आती है। जैसे ही मोंटू के पिता और मोंटू अपनी माँ की आवाज सुनते हैं, वो दोनों दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि मोंटू की माँ को चोट लग गई है और वो बेहोश है, जिसकी वजह वो लकड़ी है जो छत से मोंटू की माँ के ऊपर गिरी थी। मोंटू के पिता जल्द से जल्द मोंटू की माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और मोंटू वहीं खड़ा खड़ा उस लकड़ी को देखता रहता है, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी माँ को चोट उसकी गलती की वजह से ही लगी है। अगर मोंटू आलस ना करके छत पर रखी लकड़ियाँ बांध देता तो ना वो लकड़ी गिरती और ना ही उसकी माँ को चोट लगती। मोंटू अब अपने किए पर पछताने लगा और मन ही मन खुद से कहने लगा, आज के बाद मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूंगा, बस भगवान मेरी माँ को ठीक कर दें। मोंटू को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इतने में मोंटू के माता पिता घर आ जाते हैं। मोंटू की माँ को होश आ जाता है और डॉक्टर से दवाई लेने के बाद दोनों घर लौटते हैं। माता पिता के घर आते ही मोंटू अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है। माँ और पिताजी, कृपया आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिए। आज से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और रोज काम करूंगा। मोंटू के माता पिता उसके इस बर्ताव को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, चलो देर से ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई। इस दिन के बाद से मोंटू रोज काम पर जाने लगा और दिन रात मेहनत करने के साथ वो अपने माता पिता की सेवा भी करना लगा। मोंटू ने आलस छोड़ दिया और एक मेहनती इंसान बन गया, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।